हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो रे ऑप्टिक्स का सेशन नंबर 2, जहाँ पर हम बात कर चुके हैं आज तक कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और स्नेल्स लॉ का यूज़ कैसे किया जाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्नेल्स लॉ का यूज़ आगे भी चलता रहेगा। अभी हम प्रिज्म भी पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म में भी स्नेल्स लॉ का यूज़ करना आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी तक इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आज पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जैसा नाम में लग रहा है ये रिफ्रैक्शन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। पीपीटी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, बात वही है जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है और रिफ्रैक्शन पढ़ा है, दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मान लेते हैं μ1 है, और यहाँ पर ये रहा आपका नॉर्मल। अब जब लाइट की रे हमारे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ये इसकी कंडीशन है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट की रे, तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगी, जो आपकी इंटरफेस है, जो दो मीडियम्स को बांटने वाला इंटरफेस है, उसके अलोंग चल जाएगी। या फिर और शब्दों में बोले तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, तो कंडीशन सुनिए वापस से। जब लाइट डेंसर मीडियम से, ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर, अच्छा ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयरर। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो एक ऐसा एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से लिया जाता है, नॉर्मल से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहाँ से लिया जाता है, नॉर्मल से। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, और आपकी जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, ये रही रिफ्रैक्टेड रे, ये हॉरिजॉन्टल चली जाए, या फिर बोलें कि जो इंटरफेस है दो मीडियम्स को बांटने वाली जो लाइन है, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उसके अलोंग चली जाए, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। सर ये क्यों बता रहे हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बताओ बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए क्रिटिकल एंगल को समझना जरूरी है। पहले क्रिटिकल एंगल को समझोगे तभी टीआईआर को समझोगे। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके बजाय अपन टीआईआर ही बोल रहे होंगे, बड़ा शॉर्ट पड़ता है टीआईआर। तो थीटा सी को क्या बोला यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। तो थीटा सी क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। और इसकी डेफिनेशन में बता चुका हूँ क्या होगी, वर्ड्स में बता चुका हूँ, हमको लिखनी भी आनी चाहिए कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कंडीशन क्या है, लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। कंडीशन इसकी क्या है, डेंसर टू रेयरर, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये कंडीशन है कि डेंसर से रेयरर में आ जाए, रेयरर से डेंसर में जा रही होंगे तब इसकी बात नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, थीटा सी से अगर मैं आगे एंगल बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा, देखो थीटा सी से अगर आप आगे एंगल बढ़ा दोगे इस तरह से, तो आपकी जो लाइट की रे है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। वो हल्की सी भी पार नहीं जाएगी, हल्की सी भी आर पार नहीं जाएगी। ठीक, और थीटा सी से कम एंगल होगा तो क्या होगा, वो लाइट आपकी पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। देखो रिफ्लेक्शन एक साथ होते हैं, रिफ्लेक्शन एक साथ होते हैं। जैसे कभी पानी से भरी बाल्टी को देखा होगा, उसमें अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसके अंदर लाइट की रे जा भी रही है, और आप अगर सीलिंग पर देखेंगे कहीं पर तो उसका थोड़ा सा फोकस भी बनेगा, रिफ्लेक्शन भी बनेगा। ठीक, तो इस केस में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इसी तरह से अगर विंड स्क्रीन बोलें, कारों की विंड स्क्रीन, तो कारों की विंड स्क्रीन से सपोज रिफ्लेक्शन भी आता है हमारी आंखों पर कि यार चमक रही है, एकदम कांच पे पड़ के हमारी साइड आ रही है, और उसके अंदर भी तो जा रही होगी, ट्रांसपेरेंट होती है कारों की जो कांच होते हैं वो।
तो उसके अंदर भी जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही है, तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक साथ होता है। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से छोटा है तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा है, तब क्या होगा, केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा, केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब इसको नाम क्या दिया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि सारी की सारी रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो ग्रीन कलर वाला एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल हुआ हमारा, TIR का। और यहां पर जो एंगल लिया गया है ये एंगल क्या है, थीटा या एंगल आई। इस केस में एंगल आई क्या है, एंगल आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो थीटा सी की कंडीशन एक तो होगी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 तो ये हो गई। कंडीशन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, कंडीशन नंबर 2 ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल थीटा सी। तो ग्रेटर रहना चाहिए आपका थीटा सी से। तब TIR होगा। तो पहली कंडीशन तो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, थीटा सी से ज़्यादा, थीटा सी पर नहीं होगा, थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए तब होगा। अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ कहाँ लगा रहे हैं, इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं येलो वाले केस में। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से अभी हम थीटा सी की कैलकुलेशन देखते हैं। थीटा सी के केस में क्या बात होती है, तो यहाँ पर अंदर की साइड वाला जो मीडियम है वो क्या है, μ2 है, और यहाँ पर जो एंगल है वो उसको मान लेते हैं वो थीटा सी है, ठीक है। बाहर वाला जो मीडियम है वो क्या है, μ1 है, और उसका एंगल क्या है, sin 90। तो μ1 sin 90 डिग्री। अच्छा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है। तो यहाँ से sin थीटा सी क्या आ गया, μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, 1 अपॉन μ2 1। This is called the refractive index of medium 2 with respect to 1. This is called the refractive index of medium 2 with respect to 1. अच्छा, ये क्या होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नीचे आ रहा है, वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होने वाली, बड़ी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होने वाली, छोटी। हो सकता है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या देखने को मिले, 1। अगर ऊपर एयर है, इस केस में अगर ऊपर एयर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1। आपको क्या देखने को मिलेगा, 1। तो एक तो ये हो गया, और यहाँ पर μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इन चीज़ों को बार बार बोलना है, समझना है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्या μ1 है क्या μ2 है, किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। तो नीचे क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, ऊपर की साइड क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। ऊपर की साइड क्या होगा, रेयर मीडियम। मतलब नीचे का म्यू ज़्यादा वाला होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर की साइड कम वैल्यू होगी। तो और μ1 क्या है, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अच्छा, कंडीशन, स्पेशल केस क्या बोले, पुट, यहाँ लिख देते हैं, पुट μ1 बराबर 1 किसके लिए, फॉर एयर। अगर आपका बाहर का जो मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम बेटा अगर एयर होता है, अगर वो एयर है तो आपको μ1 की वैल्यू क्या डालनी है, 1। एयर के केस में म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पहली बात तो समझिए हमेशा 1 होगी या उससे ज़्यादा होगी, 1 से कम कभी नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या उससे ज़्यादा होगी, 1 से कम कभी नहीं होती। 1 किसके लिए होती है, एयर के लिए होती है, बाकी कोई भी मीडियम हो जाए उससे ज़्यादा होती है। तो मतलब ये μ2 के केस में ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर एयर के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू किसका, डेंसर मीडियम का। तो यहाँ से समझ में आया कि sin थीटा सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, sin थीटा सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। अच्छा, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो तो थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ sin थीटा सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, और म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू, लैम्डा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था तब ये सारी बातें बताई थी आपको कि अच्छा क्या सर, देखो म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू। तो म्यू और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ पर 1/r आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इस हिसाब से? इस हिसाब से लिख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो थीटा सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और लैम्डा के भी प्रोपोर्शनल रहेगा, लैम्डा के भी प्रोपोर्शनल रहेगा। अब यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, अगर लैम्डा के प्रोपोर्शनल रहेगा तो लैम्डा किसका ज़्यादा होता है? विबग्योर देखें, विबग्योर देखें, विबग्योर, VIBGYOR। अच्छा, लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका? इसका लैम्डा कितना? इसका लैम्डा कितना? 400 नैनोमीटर। इसका लैम्डा कितना? लगभग मान लेते हैं 700 नैनोमीटर, वैसे तो उससे ज़्यादा होता है पर 700। अच्छा, लैम्डा किसका ज़्यादा? रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा। बेटा रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा, उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा। तो कोई पूछे कि यार वायलेट कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा कि रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा? आपका आंसर क्या होगा? रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि लैम्डा रेड इज़ ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। तो थीटा सी फॉर रेड कलर, थीटा सी फॉर रेड कलर इज़ ग्रेटर देन थीटा सी फॉर वायलेट कलर। क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर, क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो उनके क्रिटिकल एंगल्स भी अलग होंगे, उनके क्रिटिकल एंगल्स भी अलग होंगे। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो कम से कम एंगल होता है, वो कम से कम एंगल होता है जिसके बाद क्या हो जाता है? TIR हो जाता है। या फिर वो बोलें वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल है जिस तक TIR नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल है जिस तक TIR नहीं होता। अच्छा, ऐसे करते गए करते गए करते गए, ठीक है। इससे कम एंगल पर TIR नहीं होगा, इससे ज़्यादा एंगल पर TIR हो जाएगा। थीटा सी के बराबर एंगल होगा तो TIR होगा क्या? नहीं, थीटा सी के बराबर एंगल पर भी TIR नहीं होगा। आपकी रे जो है वो क्या चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी, ट्रांसपेरेंट सरफेस के क्या चली जाएगी? पैरेलल, पर TIR नहीं होगा। TIR हमेशा कहाँ होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी होगा, केवल तभी और केवल तभी। तो हमारा थीटा सी क्या रहना चाहिए? थीटा सी 1/μ है, थीटा सी, तो थीटा सी ग्रेटर रहना चाहिए 1/μ से, थीटा सी ग्रेटर रहना चाहिए 1/μ से। ये कंडीशन होती है TIR की, बराबर पे नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है? एक एप्लीकेशन आप देखिए कि एक्वेटिक जो लाइफ होती है, पानी के अंदर की लाइफ, उसका क्या खेल होता है? ठीक है, यहाँ पर इतनी गहराई पर पानी भरा हुआ है, सपोज मान लेते हैं h हाइट, h डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, ये रहा आपका पानी, ठीक। अब इसमें इस पर्टिकुलर एरिया से अगर यहाँ पर कोई बल्ब रखा हुआ है, सपोज मान लें यहाँ पर कोई बल्ब रखा हुआ है और क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने पोर्शन से लाइट बाहर आएगी, कितने पोर्शन से लाइट बाहर आएगी, तो लाइट आपकी इतने पोर्शन से ही बाहर आएगी। ये वाला पोर्शन, इतने पोर्शन से लाइट बाहर आ रही होगी। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि इससे ज़्यादा अगर और आगे जाएंगे ना तो TIR हो जाएगा, इससे आगे जाएंगे जैसे इस वाले पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? TIR। इसके इस तक ये इधर की साइड चल जाती है, इस तक लाइट इधर की साइड चल जाती है, मतलब कि यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल का काम करेगा। ये क्या करेगा? क्रिटिकल एंगल का। इस जगह पर अगर देखें तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? थीटा सी का काम कर रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे, इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे, इधर की साइड जाओगे तो लाइट बाहर ही नहीं आएगी ना, उसका तो TIR हो जाएगा, उसका तो TIR। देखो इससे बढ़ा दी मैंने, इससे बढ़ा के देख ली, तो यहाँ पर गए तो क्या हो गया? उसका TIR हो गया। तो मतलब इतने पोर्शन से ही लाइट आपकी बाहर आ रही है, इतने पोर्शन से लाइट आपकी बाहर आ रही है, ठीक। तो ये जो पोर्शन होता है एक तरह का सर्कुलर होता है। ऊपर की साइड जो देखोगे, ऊपर की साइड से आपको देखने पर ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा? ये ऑब्जर्वर को सर्कुलर एरिया दिखेगा जिससे लाइट आ रही होगी। अच्छा, इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, ये रही रेडियस, और इसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ ये चीज़ होगी, ये क्या हो जाती है? इसकी हाइट। ये क्या हो जाती है? इसकी हाइट, ठीक है, ओके। और बेटा ये जो एंगल है यहाँ पर, अच्छा ये वाला एंगल तो थीटा सी है ही, ये वाला एंगल तो थीटा सी है, आपको पता है।
ये वाला एंगल तो थीटा सी है। अच्छा ये वाला एंगल थीटा सी है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा सी। जेड बन रहा है ना, देखो यूं करके यूं जेड, यूं करके यूं, बल्ब से ये ब्लू लाइन से। इन चीज़ों का यूज़ करते हुए एक फॉर्मूला डिराइव करा जाता है इस रेडियस का, कि जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है, इसको स्मॉल r ही लिखते हैं। सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ये हॉटर प्लेसेस पे, और जो ऑप्टिकल लूमिंग होती है कोस्टल मतलब ओशन में होती है। ठीक, ये भी TIR का ही एग्जाम्पल है, ये भी TIR का ही एग्जाम्पल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by a plane boundary. A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media is this and this. अच्छा जी ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ये है। तो द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट ऑन दीज टू मीडिया, तो इस पर क्रिटिकल एंगल पूछा गया है हमसे, इस पर क्रिटिकल एंगल पूछा गया। तो देखिए ये कैसे वर्क करेगा क्वेश्चन। तो हमको पता है अभी तक तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे सामने थीटा सी का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2, और ऊपर की साइड क्या आता है, म्यू 1 आता है। और म्यू 2 क्या होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बताया नीचे वाली जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये क्या होगी, ज़्यादा, और ये क्या होगी, कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना। मैंने बोला डेंसर मीडियम का लिखूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो उसको क्या लिखते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखते हैं, और म्यू 1 उछल के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी ज़्यादा, ये वाली वैल्यू होगी कम। ओके, अब इसके हिसाब से बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बताया कि स्पीड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है v2 अपॉन v1 हो जाएगी। स्पीड हो जाएगी v2 अपॉन v1, स्पीड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू क्या रखेंगे हम, ज़्यादा, और नीचे वाली वैल्यू क्या रखेंगे, कम। तो यहाँ से साइन थीटा सी जो है वो स्पीड्स में ही चलेगा, तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम। तो 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁸8। अब यहाँ से हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 15, 4 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर v2 अपॉन v1, तो ये जो होती है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है तो v2 अपॉन v1 हो गई। अब बोल रहा था स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया, तो a में कितनी है, a में है 1.5, a में है 1.5, और इसमें कितनी है 2.5, इसमें 1.5 है, इसमें 2.5 है, तो 3/4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁸8, और यहाँ पर आ गया आपका 2.0 इंटू 10⁸8। अब यहाँ पर हो गया 15 डिवाइड बाय 2.0, तो ये जाएगा 20 मतलब 3/4, मतलब कि 0.75। तो ये हो गया आपका साइन थीटा सी इज इक्वल टू 0.75, और यहाँ पर आ गया थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। तो ये बेसिक इसी फॉर्मूले से होगा। नीट 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओके, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसमें लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कम, लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कम, इसलिए v2 में क्या है, कम है इसकी स्पीड, तो v2 में कम है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर की साइड हमने, नीचे वाला कम, ऊपर वाला ज़्यादा, हमेशा ही कम ज़्यादा ऐसे आएगा। तो ऊपर की साइड कम स्पीड है, नीचे की साइड स्पीड ज़्यादा है। देखो इसमें भी ऐसा ही लग रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन, लाइट ट्रैवल, अब ये भी नीट में 23 में आया हुआ, बिल्कुल TIR से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस x मीटर इन टाइम t1 इन एयर,
ठीक है, तो हमारा इसके केस में भी कुछ पूछा गया है। और दूसरा 10x इन T2, 10x इन T2 इन अनदर डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में तो वैसे भी स्पीड कम हो जाती है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल ही पूछा है, ले देंगे वापस से। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। नीचे की साइड आता है डेंसर मीडियम, ऊपर की साइड आता है रेयर मीडियम। लेकिन हमको किस में लिखना है, हमको स्पीड्स की टर्म में लिखना है। हमको किसकी टर्म में लिखना है, स्पीड की टर्म में लिखना है। स्पीड की टर्म में लिखना है तो ये ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम आएगी, ये ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम आएगी, और ये कम है तो इसमें स्पीड ज़्यादा आएगी। तो v2 अपॉन v1। अच्छा, v2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। v2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जो कम वाली है वो किसकी होगी, कम वाली है वो किसकी होगी, मीडियम की। तो मीडियम में कितना है 10x, तो डिस्टेंस है, और v2 को निकालने का तरीका क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फंडा यूज कर रहे हैं अपन काइनेमेटिक्स का। अच्छा, डिस्टेंस जो दी हुई है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। अच्छा, मीडियम के अंदर ऊपर की साइड कम आएगी ना, अभी मैंने बताया, क्योंकि v2 μ2 ज़्यादा तो स्पीड कम। अच्छा, ये 2 वाले में स्पीड कम। कम स्पीड कौन सी होगी, मीडियम में। ये देखो कहा गया है, ये वाला हिसाब किताब किस में हो रहा है, आपका मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 10x, टाइम कितना लग रहा है t2। इसी तरह से नीचे की साइड v1 है, वो एयर वाला है, तो एयर में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, x चल रहा है, कितने टाइम में चल रहा है, t1 में चल रहा है। तो यहाँ पर अब ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा tan t1 अपॉन t2, और यहाँ पर ये साइन थीटा सी है, तो इस हिसाब से थीटा सी क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स tan t1 अपॉन t2। ये आंसर हो जाएगा, और ये आंसर दिया हुआ है हमको फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक, काफ़ी नीट में काफ़ी रिपीटेडली पूछे जाते हैं TIR के क्वेश्चन। सिंपल है, स्नेल्स लॉ आपको दिमाग में रहना चाहिए और TIR का कंसेप्ट रहना चाहिए। और प्रश्न देखते हैं जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती जाएगी। ये कलर वाला क्वेश्चन आ गया, लीजिए आपके सामने कलर्स का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन द एयर फॉर अ सिचुएशन शोन इन फिगर। तो इसमें से कौन सा सेट जो है ये दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कलर बाहर आ जाएगा। तो मैंने एक रिलेशन बताया था अभी आपको कि जो साइन थीटा सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के, और वो फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लैम्डा के, और प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्पीड के। तो जो लैम्डा है, अगर थीटा सी ज़्यादा होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा, या फिर यूँ कह लें जिसका लैम्डा ज़्यादा, लैम्डा जिसका ज़्यादा उसके लिए थीटा सी की वैल्यू भी ज़्यादा, थीटा सी की वैल्यू भी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर क्या जा रहा है बेटा, आपका ग्रीन जा रहा है, यहाँ पर क्या जा रहा है, ग्रीन। अब विबग्योर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। तो यहाँ पर कौन सा कलर पास हो रहा है, यहाँ से कौन सा कलर निकल रहा है, ग्रीन कलर जा रहा है बिल्कुल, जिस पे एंगल ऑफ मतलब यहाँ पर थीटा सी मिल रहा है हमको ग्रीन कलर पे। यहाँ पर क्या मिल रहा है, थीटा सी। अच्छा, यहाँ पर थीटा सी मिल रहा है। अच्छा, तो इससे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, इससे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो उनकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इससे कम वेवलेंथ होगी तो उनका क्या होगा, उनका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। इससे कम वेवलेंथ होगी, जिसकी कम वेवलेंथ उनके लिए थीटा सी की वैल्यू भी कम, अच्छा, तो ग्रीन कलर है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर है, तो यहाँ पर बाहर कौन कौन सा कलर निकलेगा, कम आउट पूछा उसने, बाहर कौन कौन सा कलर निकल के आ जाएगा। अरे बाहर वो कलर निकल के आ जाएगा जिसका TIR नहीं होगा, हमारा थीटा सी यहाँ पर बोला गया है, देखो लैम्डा आर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है, 700 नैनोमीटर, और जो लैम्डा वी होता है वो कितना हो जाता है, 400 नैनोमीटर। तो लैम्डा वी की वैल्यू सबसे कम है और लैम्डा आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अच्छा, लैम्डा आर की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका थीटा भी ज़्यादा होगा, थीटा सी भी ज़्यादा होगा, इसके से तो ज़्यादा ही होगा ना ग्रीन से, तो मतलब येलो, ऑरेंज और रेड इनका TIR नहीं होगा, इन तीनों का TIR नहीं होगा। ठीक है, TIR डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट लाइट जा रही है वो ग्रीन लाइट को इधर ले जा रही है,
मतलब कि ग्रीन लाइट से कम वेवलेंथ वाले सारे कलर का TIR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो एंगल है वो थोड़ा इससे भी छोटा रहेगा, ग्रीन लाइट से भी छोटा रहेगा। और बाकी जो कलर है येलो, ऑरेंज, ग्रीन, उनके लिए ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल दिया हुआ है θc, इससे बड़ा रहेगा उनका एंगल इससे बड़ा रहेगा, इसलिए वो बाहर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। येलो, ऑरेंज और रेड ये बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हमको ऑप्टिकल फाइबर से लिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3 एंड इट हैज सराउंडेड बाय एयर। अब सराउंडेड बाय एयर बोला गया है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बाहर की साइड क्या है? एयर, बाहर की साइड एयर है, और अंदर की साइड क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो अंदर वाले को क्या बोलते थे हम? अंदर वाले को बोलते थे हम μ1 और बाहर वाले को μ2। ऑप्टिकल फाइबर के केस में ऐसा ही करना है। तो ये μ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने आपको? 2/√3। अच्छा, कोई यूनिट नहीं होती, एक बात याद रखिए। और μ2 की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर पूछा गया है अ रे इज इंसिडेंट एट अ मिड पॉइंट ऑफ वन एंड एज शोन इन फिगर। तो ये θc, अरे यार ये θc तो एक्सेप्टेंस एंगल था ना, θc तो एक्सेप्टेंस एंगल था। तो साइन θc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। ये हमने बता दिया। μ1 की वैल्यू उसने दी हुई है, μ2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा μ1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/3 माइनस 1। यहाँ पर LCM ले लीजिए, तो इधर की साइड हो जाएगा 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ है साइन θc, तो यहाँ से θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, बड़ा आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अभी जो लाइट ग्रेज बोलता है, तो मतलब वो सरफेस के अलोंग जो लाइट जाती है उसको ग्रेज बोल देते हैं, ग्रेज करना। ठीक है, लाइट ग्रेज अलोंग द वॉल ऑफ रॉक। यहाँ पर आंसर हो रहा है आपका डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, इसी से रिलेटेड जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ, ये जेई PYQ है। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing a water at the depth। अच्छा, तो डेप्थ मुझे h की वैल्यू दी हुई है, जो मेरा फॉर्मूला है, तो इसके केस में h की वैल्यू दी हुई है, डेप्थ की वैल्यू h इज इक्वल टू √7 मीटर। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर इज, तो म्यू भी दिया हुआ है मुझे 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, मैं बार बार बता रहा हूँ। द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ अ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट, बाहर आ सके, उसका एरिया दिया है बेटा। ये रहा एरिया, तो यहाँ पर एरिया भी आपको दे दिया गया है, लेकिन एरिया में एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल ही हमको बताना है। x पाई मीटर स्क्वायर बोला है, x पाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, द वैल्यू ऑफ x इज। तो ठीक है, मेरा तो जो फॉर्मूला है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी। और मेरा जो एरिया का फॉर्मूला है उसके लिए पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है? रेडियस इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, h कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है √7, तो √7 यहाँ रख देते हैं, और नीचे की साइड क्या करना है? म्यू स्क्वायर, म्यू कितना है? 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, तो वो हो जाएगा 16/9 माइनस 1। अब ऊपर की साइड तो 7 ही आएगा, नीचे की साइड LCM लेते हैं, तो 9 यहाँ पर आपका LCM आ जाएगा, इधर 16 और इधर 9, 16 और 9 √7/9। अच्छा, √7 से √7 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? √9 आ जाएगा, और √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो रेडियस क्या आ गई? 3 मीटर में आएगी। रेडियस किस में आएगी? 3 मीटर में। तो अभी हमारा आंसर ये नहीं है, हमारे को तो एरिया से डील करना है। तो रेडियस अभी तक 3 मीटर आ चुकी है, उसके बाद हम एरिया निकालते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर पाई, और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 3 है आर की वैल्यू। और इसको क्या दिया हुआ है, हमारे एरिया को क्या दिया हुआ है, पाई एक्स पाई स्क्वायर, एक्स पाई। तो यहाँ पर देखो पाई से पाई जा रहा है, और आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 9 हो गई। और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ दिस एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। तो इसको मैंने करके भी बता दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एक बार वापस बताएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ये क्या है, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अच्छा जी ये क्या है, ये है रिलेटिव वाली चीज़ें, रिलेटिव क्वांटिटी है। यहाँ पर ये सही नहीं लिख रहा, इसको सही तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। यह है रिलेटिव परमिटिविटी। अब इनकी वैल्यूज तो दी हुई हैं, तो डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1.5 म्यू नॉट और इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ गया ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टर्म में आ गया है आपका। तो यहाँ पर रिलेटिव लिखना था हमको, तो रिलेटिव वाला ही आएगा यहाँ पर फॉर्मूले में, ये चीज़ें नहीं आएगी। डायरेक्ट आप तो √3 से √3 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वाली भाई जो एप्सिलॉन का कोफिशिएंट होता है, एप्सिलॉन का कोफिशिएंट होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो म्यू नॉट का कोफिशिएंट होता है वो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बीम ऑफ लाइट का। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन ब्लू कलर, कंसीडर अ राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म। लेकिन प्रिज्म वाला जो तो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें TIR से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल फॉर अबव रेड ग्रीन ब्लू। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिए हुए हैं। ये किसके लिए दिया हुआ है, रेड के लिए दिया हुआ है। ये किसके लिए दिया हुआ है, ग्रीन के लिए दिया हुआ है। ये किसके लिए दिया हुआ है, ब्लू के लिए दिया हुआ है। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले कंडीशन देखते हैं कि सारे कलर सेपरेट हो जाएंगे, कोई एक कलर बाहर निकलेगा, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। AIPMT में आया हुआ है। तो सेपरेट द रेड कलर अपार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर अलग क्या होगा, सारे के सारे घुस तो एंट्री तो साथ के साथ ले रहे हैं, लेकिन अलग कैसे होंगे। अलग ऐसे हो सकते हैं कि एक कलर बाहर निकल जाए, बाकी सारे अंदर रह जाए, है ना, ऐसे अलग हो सकते हैं। तो रेड कलर सेपरेट हो जाए मतलब रेड कलर बाहर निकल जाएगा, ग्रीन ब्लू अंदर रह जाएंगे, उनका TIR हो जाएगा। सेपरेट द ब्लू कलर अपार्ट फ्रॉम रेड एंड ग्रीन, तो कह रहा है ब्लू कलर बाहर निकल जाएगा, रेड और ग्रीन अंदर रह जाएंगे, उनका TIR हो जाएगा। सेपरेट ऑल 3 कलर्स फ्रॉम वन अनदर, ये तो साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकता। नॉट सेपरेट द 3 कलर्स, तो मतलब सारों का ही TIR हो जाए, ऐसा कुछ। अब TIR होगा या नहीं होगा उसके लिए कंडीशन देखते हैं। पहले तो इनको आगे बढ़ाते हैं। पहले जैसे किसी एक को आगे बढ़ाया, जैसे ब्लू को आगे बढ़ा लिया, या चलो मैं रेड को आगे बढ़ाता हूँ, इसको आगे बढ़ाया, और यहाँ पर इस जगह पर ये क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा जी नॉर्मल। अब एक बार बताइए, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। अच्छा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पर कितना हो गया, 45। तो 45 अगर θc हो, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन। अभी हमको कुछ कहानी पता नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर θc। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके दिए हुए हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं सबके अलग अलग कलर्स के। तो यहाँ पर साइन θc इज इक्वल टू 1/μ, साइन θc इज इक्वल टू 1/μ। अब यहाँ पर म्यू किसका रखेंगे, कलर्स का ही रखेंगे, सब कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। वेवलेंथ दी हुई होती तो अलग कहानी हो जाती। तो अब यहाँ पर साइन θc जो है, साइन θc जो वो क्या 45, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/μ।
तो यहाँ पर म्यू जो है मटेरियल का वो क्या आ जाएगा, म्यू जो है वो मटेरियल का क्या आ गया यहाँ पर, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2 इज इक्वल टू 1/μ। सो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, √2, मतलब कि 1.41, ठीक है, 1.41 हो गया। अब 1.41 जो है ये इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1.41 क्या है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसके लिए जो अलग अलग कलर की लाइट्स जा रही हैं वो देखिए, तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे भी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब 1.41 या उससे ज़्यादा वाली वैल्यूज़ का तो TIR हो जाएगा, लेकिन उससे कम वाली वैल्यू का TIR यहाँ पर नहीं होगा। उससे कम वाली वैल्यू एक ही बैटरी, आप खुद देख लीजिए, उससे कम वाली वैल्यू एक ही बैटरी यहाँ पर रेड कलर की। तो जो म्यू रेड है वो यहाँ पर इससे छोटा है, म्यू रेड इज यहाँ से छोटा है, तो म्यू रेड इज स्मॉलेस्ट, so its theta c is greatest। और क्या होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन क्या होगा वो 45 डिग्री, और थीटा सी की वैल्यू 45 से ज़्यादा होगी, ये वाली बात पक्की है। तो यहाँ पर सारे कलर 45 पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो रेड कलर की 45 से ज़्यादा होगी, बाकी की 45 से कम होगी, इसलिए उनका TIR हो जाएगा। रेड कलर क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, रेड कलर बाहर निकल जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे। बाकी कलर्स का क्या हो जाएगा, TIR। बाकी ब्लू कलर है, ब्लू कलर का भी TIR हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और जो आपका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का भी TIR हो जाएगा, ठीक। ये अंदर के अंदर आ जाएंगे, और तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कि रेड कलर बाहर आ जाएगा। सेपरेट द रेड कलर्स फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। आगे देखिए प्रिज्म। तो अब अगला अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म ऐसा ऑप्टिकल मीडियम है जो दो साइड से ट्रांसपेरेंट सरफेस से घिरा रहता है। तो ये रहा आपका प्रिज्म जैसे। प्रिज्म कई तरह के हो सकते हैं, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, राइट एंगल प्रिज्म भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस प्रिज्म भी हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी हो सकती है, जरूरी नहीं है क्या होगा। अब ये रही इस पर नॉर्मल क्या, अच्छा इसका नॉर्मल जो 90 डिग्री पे जा रहा है, और ये रहा इसका नॉर्मल, ठीक है। दोनों सरफेसेस के नॉर्मल हो गए। अब लाइट की रे इधर इंसिडेंट हुई, अच्छा इस साइड इंसिडेंट हुई है, तो ये क्या हो गया, एंगल आई हो गया। उसके बाद वो रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट होकर दूसरे पॉइंट पर चली गई, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आने के बाद वो बाहर निकल गई। जिस एंगल पे बाहर निकली उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे है, अच्छा यहाँ पर जो एंगल होगा उसको नाम दे दिया R1, यहाँ पर जो एंगल है उसको नाम दे दिया R2, और ये जो एंगल है इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, बेस ऑफ प्रिज्म कहलाता है ये चीज़, क्योंकि ये टर्म्स यूज में आएंगी इसलिए हम इसको, ये इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ एमर्जेंस है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल डायरेक्शन थी रे की, वो एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी कि रे तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रही थी, रे एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रही थी, उसका यहाँ पर क्या हो गया, डेविएशन हो गया डेल्टा एंगल से, डेल्टा एंगल से डेविएशन हो गया। तो ये डेल्टा एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I + E - A। एक ये फॉर्मूला जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिसे हमको याद करना है, ठीक है। आगे के डेरिवेशन इन्हीं से बनेंगे। कि जो डेविएशन होता है कि इंसिडेंट रे की एक्चुअल डायरेक्शन से वो कितना भटक गई जब वो बाहर निकली, तो उसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस A। यहाँ पर और R1 और R2 जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस दोनों सरफेस के, वो A के बराबर रहते हैं। तो A बराबर किसके रहता है, R1 + R2 के। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है।
अब यहाँ पर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर डेविएशन मिनिमम हो, ये जो डेल्टा है ये मिनिमम, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में आई बराबर किसके हो जाएगा, ई। 3 4 5 केसेस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, जिनसे आपको कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन का पता लगेगा। पहली, आई बराबर किसके होगा, ई के होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस बराबर रहेंगे। दूसरा, R1 भी बराबर हो जाएगा फिर R2 के, अगर ऐसा है तो R1 R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस a के बराबर हो जाएगा। और चौथा, a बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर 2r के बराबर हो जाएगा। पांचवा, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जाएगी बेस के, लेकिन ये बात केवल किनके केस में लागू होगी, ओनली फॉर इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल के केस में नहीं है ये, और कोई प्रिज्म होगा तो उसके केस में नहीं होती, केवल इक्विलेटरल और आइसोलेस। तो ये सारी कंडीशंस होंगी तो आपका मिनिमम डेविएशन हो रहा होगा। ये सारी कंडीशंस याद रखनी है कि आई बराबर ई के हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस बराबर ये होगा। तो यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने लगे अपन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसी से डिराइव किया जाता है कि यहाँ से निकाल लिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आ जाता है, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन a/2 आ जाता है। फिर हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ साइन i बाय साइन r। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और नीचे की साइड क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो हो जाता है a/2 के बराबर। तो ये बन गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बना है, म्यू। तो ये सारे सिनेरियो हैं, हमको बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए सारे के सारे फार्मूलाज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इस पे। तो अभी डेविएशन की बात कर रहे हैं। प्रिज्म 2 काम करता है, या तो डेविएशन करता है या डिस्पर्जन करता है। या तो डेविएशन करता है, रेखा बेंडिंग करता है, या फिर डिस्पर्जन करता है। अभी डेविएशन पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो गई। और कंडीशन देखिए, फॉर थिन प्रिज्म जिसमें प्रिज्म एंगल अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 10 डिग्री है। प्रिज्म एंगल की वैल्यू क्या है, 10 डिग्री। उनको क्या बोल रहे हैं अपन, थिन प्रिज्म बोल रहे हैं। अब थिन प्रिज्म के केस में साइन थीटा साइन आई बराबर किसके हो जाता है, आई के हो जाएगा। मतलब कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला जो लिखते हैं अपन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2। ये तो साइन आई था, साइन आर क्या था, साइन a/2। अच्छा, इसके केस में साइन थीटा बराबर थीटा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय ये बाय 2 डिवाइड बाय करेंगे हम a/2। अब यहाँ पर 2 से 2 चला जाना है, और यहाँ पर ये जो म्यू लिख रहा है उसका नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर थिन प्रिज्म के केस में डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। ओनली फॉर थिन प्रिज्म के केस में वैलिड है। अगर थिन प्रिज्म वो बोलता है
या फिर थिन प्रिज्म का एंगल कैसे, अगर उसने एंगल कहीं ना कहीं दिया हुआ है 6 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, तो वो थिन प्रिज्म होगा। उसके केस में आपको μ-1 इंटू ए कर देना है, तो डेल्टा मिनिमम आपका आ जाएगा। सही है जी। चलिए अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, बोला गया द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम, द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन कब होगा कि इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू प्रिज्म। हाँ ठीक है, सिमेट्रिक होंगे मतलब दोनों का एंगल बराबर रहेगा, ये बात तो ट्रू है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, इस पर राइट लगा दिया। अगला बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगला बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, ये बात भी सही है, तो पहली वाली बात भी सही है, दूसरी वाली बात भी सही है। तीसरी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमरजेंस, ये वाली बात भी सही है। चौथा व्हेन द एंगल ऑफ एमरजेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं ये बात गलत है, दिस इज गलत, दिस इज वेरी गलत। तो स्टेटमेंट ए बी सी आर ट्रू, बिल्कुल सही, यही हमारा सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी कोई सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा ट्रू है, ऊपर वाले 3 ट्रू है, नीचे वाला एक गलत है। अभी जो मिनिमम डेविएशन के जितने भी केस देखे थे उसमें ऊपर वाले तीन ही यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। ये जो मैंने कहानी बताई है पूरी कि एंगल आई किसके बराबर हो, एंगल आर के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस बराबर हो। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस के क्या जाए, पैरेलल जाए, R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो जाएगी, R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहा गया है अ रे सफर्स अ मिनिमम डेविएशन, तो उसने खुद बोल दिया मिनिमम डेविएशन सफर कर रही, हमको हिंट दी नहीं, उसने साफ बात बोल दी। व्हेन इंसिडेंट्स ऑन द प्रिज्म हैविंग अ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। अच्छा तो मुझे ए की वैल्यू दी हुई है, ये क्या है मेरे लिए, ए की वैल्यू, प्रिज्म एंगल की वैल्यू। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ द मटेरियल, मतलब इसका म्यू भी दे दिया मुझे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है फिर मुझे डिग्री में, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है मुझे डिग्री में। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला वही लेके चलेंगे प्रिज्म का, और वो है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ए बाय 2। ये मिनिमम डेविएशन के केस में यूज़ करना है ये फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अदरवाइज जनरलाइज नहीं यूज़ कर सकते इसको। अच्छा इसके केस में इसकी वैल्यू कितनी बता दी उसने, √2 बता दी, और यहाँ पर साइन डेल्टा मिनिमम डेविएशन सफ़र कर रही है प्रिज्म हैविंग द एंगल ऑफ प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये द, हाँ ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू भी नहीं पता है मुझे तो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें भी नहीं आता। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए तो मेरे पास एक केस है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो मेरा डेल्टा मिनिमम का एक फॉर्मूला होता है 2i माइनस ए, तो यहाँ से i निकल जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2, यहाँ से i निकाल लूँगा, लेकिन पहले मुझे डेल्टा मिनिमम निकालना होगा, और कोई मेरे पास चारा नहीं है डायरेक्ट पहुँचने का। तो यहाँ पर आ गया साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, प्रिज्म एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, डिवाइड बाय क्या कर दें 2, और नीचे की साइड क्या करेंगे, नीचे की साइड 30 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो साइन 30 इधर आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो √2 और 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये 30 हो गया था, 30 का 1/2 को उठा के सीधा इधर लिया है। अच्छा अब ये कितना हो गया 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, और यहाँ पर क्या आ गया साइन वही वापस डेल्टा मिनिमम प्लस 2 प्लस 60 डिवाइड बाय 2। अच्छा 1/√2 क्या हो जाता है, 1/√2 क्या हो जाता है, साइन 45। ठीक है, अब यहाँ से साइन उड़ जाएगा, साइन से साइन उड़ा दिया, अब 45 डिग्री इसके बराबर आ गया। तो 45 को इधर करा तो ये 90 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री, और यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 डिग्री। बट ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए था, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से आंसर पा लेंगे। तो I इज इक्वल टू 30 प्लस प्रिज्म एंगल कितना गया 60 डिवाइड बाय 2, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ये है मेरा आंसर, ठीक है जी। तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू उन्होंने 60 डिग्री दे रखी थी, तो बस इससे आ गया, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं फिर
ये कितना है 45 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन में, जेई मेन का PYQ है। ठीक है, चलिए अब ये बाकी का एक क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क के लिए रखिए, एक बार ट्राई कीजिएगा। और इससे आगे की जो चीज़ है डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, इसको मैं कल समझाऊंगा ताकि प्रिज्म का एक पार्ट रह जाएगा। और फिर उसके आगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और हम लेंसेज के बारे में कल पढ़कर इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इन सारे क्वेश्चंस को खुद से कीजिए, कॉन्सेप्ट्स फार्मूला सब रिवाइज कीजिए। और रीनीट आ ही रहा है तो सभी को एक और मौका मिल गया है यहाँ पर, ठीक है, दोबारा से पेपर देने का। चलिए लग जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट।